तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हमारा कोई भी वेरिएबल दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है. वन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट वेरिएबल and another is the fractional part of that variable. अभी fractional part of x को तो अभी हम पढ़ेंगे, but GIF of x की कुछ प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे. सबसे पहली चीज तो हमने ये समझी थी कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. 4.7 का सपोज हम GIF निकाल रहे हैं तो 4.7 का GIF होगा 4, यानी कि एक ऐसा इंटीजर जो इससे छोटा हो या इसके इक्वल हो. इसका काम है इंटीग्रल वैल्यू देना. इट्स फंक्शन इज टू गिव इंटीग्रल वैल्यू. कौन सी इंटीग्रल वैल्यू? जो भी आप इसके अंदर इनपुट देंगे उससे छोटी या उसके बराबर जो भी इंटीग्रल वैल्यू होगी, सबसे बड़ी छोटी वैल्यू में, जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं इससे, उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, लाइक 4.7 से छोटे इंटीजर तो बहुत सारे हैं, पर उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है दैट इज 4, वो होगी इसकी वैल्यू. और अगर ये इंटीजर, तो इससे सीधे बाहर आ जाएगी वैल्यू वही. तो हमने इसका नेचर समझा, इसका ग्राफ समझा था, राइट. अब आपको चार प्रॉपर्टीज दी गई थी इस पे बेस्ड. एक प्रॉपर्टी दी गई थी, सपोज आपको दिया जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ x? ऐसी तीन प्रॉपर्टी और चलिए डिस्कस करते हैं तीनों. स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, तो x क्या होना चाहिए? अगर GIF किसी वेरिएबल का 4 से बड़ा है तो उसकी क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 5 to infinity. 5 to infinity. और 5 के इक्वल होगा कि नहीं? 5 क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट. क्लोज्ड. अगर x की वैल्यू 5 के इक्वल भी रखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं. x की वैल्यू 5 के इक्वल रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 ही आएगा. तो 5 या 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप उठाते हैं, आप पहले देख लीजिए, सारा नेचर समझ सकते हैं आप इसका. x की वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं. देखो x की वैल्यू 4 से छोटी कुछ भी रखूंगा तो पॉसिबल है ही नहीं. 4 से छोटी कोई भी वैल्यू होगी तो उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4 से छोटी किसी भी वैल्यू का 4 से छोटा ही रहेगा. लाइक मैं 3.9 रखता हूँ अगर x की वैल्यू, तो 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 3, विच इज लेसर देन 4. हमें चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 4. अब x को अगर मैं 4 रखता हूं तो ये 4 बाहर निकालेगा. अगर 4.2 देता हूं तब भी आंसर आएगा 4, बट वी नीड x GIF ऑफ x ग्रेटर देन 4. तो x की वैल्यू 5 से लेके इंफिनिटी तक, अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कहीं 4 है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 4 चाहिए, तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा. इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, तो या तो इसकी वैल्यू 5, अगर इसका आंसर 4 से बड़ा है तो इसका आउटपुट होना चाहिए 5 या 5 से बड़ा. 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू. और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 5 होगा जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी. तो पहले केस में जब हमें चाहिए GIF ऑफ x ग्रेटर देन 4, तो x होना चाहिए 5 से इंफिनिटी तक. सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x क्या होना चाहिए? What 4 should to be the value? infinity. 4 to infinity. 4 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू लेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 4 ही आएगा. 4 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू अगर हम x की रखते हैं तो. एंड थर्ड था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन 4, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमें x की वैल्यूज चाहिए जिससे कि उसका GIF 4 से छोटा रहे. GIF की वैल्यू क्या हो सकती है अगर GIF 4 से छोटा होना चाहिए तो? 3 या 2, राइट.
तो 3 कब होगा GIF ऑफ x? जब 3.99 तक 3 देगा वैल्यू, 3.99999999 तक x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो GIF 3 आएगा। 4 रखते ही GIF 4 हो जाएगा। तो यहां पे होना चाहिए -∞ से लेके 4 तक ओपन ब्रैकेट। 4 से जस्ट छोटी वैल्यू तक तो ट्रू है, बट 4 पे ट्रू नहीं है। तो इसलिए ओपन ब्रैकेट। सॉरी, नॉट इन दिस, नो नॉट इन दिस, ये तो ऊपर वाले के लिए, क्योंकि 4 पे ट्रू नहीं है, 4 के इक्वल नहीं हो सकता GIF। अगर नीचे वाले की बात करें तो इस बार 4 के भी इक्वल हो सकता है, 5 के इक्वल नहीं हो सकता। 4 के इक्वल कहां तक हो सकता है? 4.99999 तक, यानी कि 5 बट ओपन ब्रैकेट। तो यहां से फॉर्मूले बनाए गए 4, जो लास्ट 4 फॉर्मूले होंगे हमारे। आप लास्ट 4 प्रॉपर्टीज होंगी मतलब GIF के अंदर। तो प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर GIF ऑफ x ग्रेटर देन n दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट केस, तो x की वैल्यू होनी चाहिए n+1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए n से लेके इंफिनिटी तक। एंड सिमिलरली अगर आपको और जो दिए हुए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन n है, इसका मतलब x की वैल्यू -∞ टू n होनी चाहिए। अगर GIF ऑफ x लेस देन इक्वल टू n है, इसका मतलब x की वैल्यू होनी चाहिए -∞ टू n+1। अभी नहीं प्रॉपर्टीज का हम यूज भी कर रहे होंगे, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे डोमेन और रेंज के। बट क्वेश्चंस करने से पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी कवर कर लेंगे, तब फिर एक साथ इन सब के क्वेश्चंस शुरू करेंगे। सो दीज आर पीस वाइज फंक्शंस। पहले तो आप ये देख सकते हैं, अभी जो स्पेशल फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, सारे के सारे स्पेशल फंक्शंस पीस वाइज है। उसमें जो हमारा सिग्नम फंक्शन था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वो एक कांस्टेंट पीस वाइज फंक्शन है। इनफैक्ट सिग्नम इज कांस्टेंट पीस वाइज फंक्शन। हाँ जी, एनीवन लेफ्ट? आगे बढ़े। ओके, सो लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये होगा हमारा आखिरी फंक्शन। होते तो एक दो और भी हैं, बट अभी उनकी जरूरत नहीं है। जब सही टाइम आएगा उन्हें इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा 12th क्लास में। बस आपने अभी डिटेल में ITF नहीं पढ़ा है, ITF के अलावा आप सारे पढ़ चुके हैं। सो लास्ट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखता ऐसा है कुछ, करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। करली ब्रैकेट्स के अंदर x डला होगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोल रहे हैं। It denotes the fractional value of x, या decimal value of x। और अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 0.99 तक जाती है,
1 कभी भी डेसिमल वैल्यू में नहीं आता। तो लेट्स से अगर आप किसी भी नंबर का डेसिमल पार्ट निकालना चाहते हैं, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। 6.9 का अगर सपोज मैं डेसिमल पार्ट निकालना चाहता हूँ तो क्लियरली हमें पता चल रहा है 0.9। आप इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जीआईएफ को मिक्स करते हुए, कि आपको पता है कि 6.9 अपने इंटीग्रल पार्ट में ब्रेक हुआ होगा और अपने फ्रैक्शनल पार्ट में ब्रेक हुआ होगा। आप 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहते हैं तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि आपने भी जीआईएफ निकालना सीखा है। तो 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट is equals to 6 minus 6, sorry, is equals to 6.9 minus 6, तो हम इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको बहुत बार ऐसे भी देखते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x भी एक्चुअली एक पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन ही है। ये मैंने आपको डिफाइन भी करके दिखाया था, मैं आपको दोबारा भी डिफाइन करके दिखा सकता हूँ इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x एंडलेस फंक्शन 0 होगा when x is 0 से 1, जब x की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में रखेंगे। 1 होगा जब x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में होगी। 2 होगा जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में होगी। -1 होगा जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी। बेसिकली हमेशा इंटीजर होगा, और किस तरीके से होगा कि जो भी वैल्यू का आप जीआईएफ निकालना चाह रहे हैं, जीआईएफ उसका उससे छोटा, जस्ट छोटा इंटीजर है, और अगर वो इंटीग्रल वैल्यू है तो वो इंटीग्रल वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी इसको। तो इस तरीके से ये भी एक पीसवाइज कांस्टेंट फंक्शन ही है। तो अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को डिफाइन करने का तरीका यही होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। तो मोस्टली तो हम जब भी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, या जब भी मान लो हमें कोई इक्वेशन में यूज करने के लिए दे दिए गए हैं जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट, तो आप जनरली क्या करो, फ्रैक्शनल पार्ट को जीआईएफ वाले पार्ट में कन्वर्ट कर लो, यानी कि एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिख दो। इससे सॉल्व करने की कोशिश करो, ज्यादा आसानी से होगा, राइट। तो 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए इतना। तो 6.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 6.9 माइनस 6 विच इज 0.9, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। पर आपको निकालने का तरीका इसलिए सिखाया गया क्योंकि अब आपको एक फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। -1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? -1.23 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल के बताइए इसका। 0.23, राइट। देखिए, देखने में लगता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.23 होना चाहिए, बट नहीं होगा। अब आप कैलकुलेट करो जैसे आपने सीखा मेथड उससे, and tell me the answer. किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करें। यस, करेक्ट, करेक्ट हमजा, 0.77। तो -1.23, ये हमने चेक करना सीखा था कि -1.23 का जीआईएफ होगा -2, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर -2 है, ना कि -1।
तो -1.23 का GIF होता है -2, पुट करेंगे तो +2, 2 में से माइनस करा 1.23, तो ये आएगा 0.77। तो माइनस के 1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.23 नहीं है, देखने में लगता है पहली बारी में, बट इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.323 नहीं है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 1 में से 0.23 को जब हम माइनस करेंगे, 0.23 का ऑपोजिट वाला पार्ट, जिससे कि 1 बन जाए, राइट, वो होगा। तो अगर नेगेटिव नंबर्स का हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं, तो नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हुए आप ऐसे अप्रोच करें, 1 माइनस, अगर वो नंबर पॉजिटिव होता तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता, यानी कि जो आपको फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है उसको 1 में से माइनस कर दो। 0.23 दिख रहा था तो 1 माइनस 0.23 निकालता, सीधा आंसर 0.77 मिलता। अब एक बात तो ये, अब क्योंकि मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई तो मैं आपको इस डेफिनेशन का यूज करना भी सिखाऊंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी छिपी है इसके अंदर। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को डिफाइन करना सीख लिया। लेट्स डिफाइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कुछ डिफरेंट एक्स के लिए, क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना होगा अभी इसका। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमने देखा किस तरीके से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस GIF ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमने इसको डिफाइन करना स्टार्ट किया। अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर पाएंगे, इसको तो एक्स से लिख पाएंगे, और इसको हम कुछ बता सकते हैं, जैसे कि जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये बन जाएगा x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, fractional part of x is simply x when x is in between 0 to 1, and just imagine about this, ये हमसे कह रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा ना, उसकी वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी अगर x 0 से 1 के बीच में है। सही बात तो है। अगर x 0.2 होगा, 0.2 का आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो 0.2 ही बाहर आ जाएगा। अगर 0.7 का आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो 0.7 ही बाहर आ जाएगा। 0.85 का आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं तो 0.85 भी बाहर आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? बट आप 1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने गए जैसी, अब 1 तो इंटीजर है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0। फिर आप 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने गए तो 0.1, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने गए तो 0.2। सिमिलरली आप फिर आगे बढ़े, 1.85 का निकाला, फिर से 0.85 आया, ऐसे चलते चलते 2 तक पहुंचे, 2 पे फिर से 0 आया। सबसे पहली चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पहचान सकते हैं आप कुछ इसके अंदर? क्या ये फंक्शन बार बार रिपीट नहीं कर रहा होगा खुद को? 0 से 1 के बीच में जो वैल्यूज देगा वही एग्जैक्टली सेम वैल्यूज 1 से 2 के बीच में देगा, वही एग्जैक्टली सेम वैल्यूज 2 से 3 के बीच में देगा। 2.2 पे, 1.2 पे और 0.2 पे, तीनों पे सेम वैल्यू है इसकी 0.2। 1.5, 0.5, 2.5, तीनों पे सेम वैल्यू है 0.5। 1.99, 2.99, 3.99, 4.99, 5.99, इन सारे 0.99 तो इसकी वैल्यू 0.99 ही है। फंक्शन पीरियोडिक है, पहली इंपॉर्टेंट बात। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 1 यूनिट इसका पीरियड है। 3 से 4 तक जो होगा वही 4 से 5, वही 5 से 6, वही 6 से 7, वही 7 से 8, सिमिलरली सो ऑन। दूसरी बात, हमेशा इसकी वैल्यू रेंज 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। 0 के इक्वल, 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता कभी। 0 से लेकर 0.99 तक वैल्यू ले सकता है। डोमेन ऑल रियल नंबर्स। तो आपको सबसे पहले तो ये फंक्शन समझाया गया, अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा ब्रेक करके दिखा रहा हूँ आपको। x माइनस 1 होगी इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो देख सकते हैं GIF की वैल्यू 1 होगी तो x माइनस 1 बन जाएगा। ऐसे ही x माइनस 2 बन जाएगा अगर x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक के बीच में बात करें।
x प्लस 1 बन जाएगा अगर x की वैल्यू -1 से और 0 तक कंसिडर करें, एंड सिमिलरली ऊपर भी 100 नीचे भी 100। तो ये तो मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया इस फंक्शन को। हाँ जी, क्या मैं हटा सकता हूँ इसको? कोई बच्चा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को मैंने डिफाइन करके दिखाया आपको। अब हम लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में। थोड़ा सा लिख लीजिए मैथमेटिकली, तो ये आपको समझना है इसको। अगर आपने ये बात नहीं लिखी है तो, या आपने जहां भी लिखा है उस पर लिख लीजिए मैथमेटिकली, तो ऐसे समझना है। और अगर आप समझना चाहते हैं तो इट ऑलवेज रिटर्न्स द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द वेरिएबल। एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर्स और इसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच। आप कुछ भी रखिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, और आंसर ही हमेशा 0 से 1 के बीच में देगा। नाउ कमिंग टू द ग्राफ। पीरियोडिक ग्राफ है, 0 पे वैल्यू दे रहा होगा 0, 0 से 1 तक फंक्शन का हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो पहले अभी बनाया हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x व्हेन x इज इन बिटवीन 0 to 1। वैसे तो हमारे पास सारे ग्राफ्स हैं, तो हमें और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप y इज इक्वल्स टू एक्स बनाएंगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। आप स्ट्रेट लाइन बहुत लोग पढ़ भी चुके हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स काफी फेमस स्ट्रेट लाइन है। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ होता है इसका। हर इंटीजर पे नीचे, ये सब सिमिलर है वैसे। ऊपर 1 तक जा रही है वैल्यू, सारे ग्राफ सिमिलर है, बिल्कुल पैरेलल लाइन से एक दूसरे के। पीरियोडिक ग्राफ देखो लगातार रिपीट होता रहता है। ये 1 है पॉइंट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ऊपर ये वाला पॉइंट है 1, 0, -1, -2। इस तरीके से ये ग्राफ है। अगर ग्राफ के नेचर के बारे में बात करूं तो पीरियोडिक विद पीरियड 1, इवन ओड नहीं है, न इवन है न ओड, पीरियोडिक है विद पीरियड 1, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग, बढ़ता है लगातार।
बीच बीच में ब्रेक होता है, बट ब्रेक होने के बाद फिर से बढ़ने लगता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। तो ये तो ग्राफ की बात और ग्राफ के नेचर की बात। एंड लास्ट थिंग इज प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, तो लेट्स से आपका x कोई नंबर है और आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हो। आपने नॉर्मल फ्रैक्शनल पार्ट तो निकालना सीख ही लिया, तो ये तो आपको पता ही है एक प्रॉपर्टी, ये तो हम यूज आएगा। इसके साथ साथ ये भी यूज होता रहेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 अगर x कोई भी इंटीजर है, when x belongs to I integers। अब अगर x इंटीजर नहीं है, लेट्स से x इंटीजर नहीं है और x 0 से बड़ा है, और आप निकालना चाह रहे हैं इसके नेगेटिव वाले पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि -1.26 का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालें, नेगेटिव नंबर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालना है। तो नेगेटिव में अगर इंटीजर है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हर इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही है ना। तो इसीलिए बोला गया कि भैया अगर इंटीजर ना हो पहली बार, और x आपका कोई पॉजिटिव है जिससे कि -x नेगेटिव बन जाए, तो नेगेटिव का कोई डेसिमल वाला नंबर, ये कहना चाहते हैं इस बात से, नेगेटिव का कोई डेसिमल वाले नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए 1 माइनस कंसिडर करो जो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट होता, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता, जो अभी हमने आपको निकाल के भी दिखाया था -1.23, -1.23 का निकालते तो 1 माइनस 0.23 सीधा ये लिखते, आंसर आ जाता पहली बार में। एक और प्रॉपर्टी जो आपको हमेशा याद रखनी है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x। इंपॉर्टेंट बात है भैया, काम आएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप किसी भी इंटीजर को ऐड करते हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, तो कोई फर्क नहीं डालेगा वो, आप हटा दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं 4.7 के साथ आपने कोई इंटीजर ऐड करा 7 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसके फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क थोड़ी ना डाला, इंटीजर ने ऐड करा तो हमने इस पे। ये क्या, आप कोई भी इंटीजर ऐड कर लो, 7 ऐड करोगे तो 11.7 बनेगा, 17 ऐड करा तो 21.7 बना, तब भी फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.7 ही है ना। तो जब भी हम इसके अंदर कोई इंटीजर ऐड करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करता हूँ सिद्रा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले ई समझ लो फिर सीओडी पे भी आता हूँ वापस। ई में हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी इंटीजर ऐड करा तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपने इंटीजर ऐड करा, आप उसे नॉर्मली इंटीजर को इग्नोर भी कर सकते हो, इंटीजर ऐड कर रहे हो तो इंटीजर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको हटा दो, 4.7 लिखो सिंपल, क्योंकि दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट तो वही होगा, आप इसके अंदर कुछ भी इंटीजर ऐड कर लो। ओके, सी में हम ये कह रहे हैं कि जो काम अभी हमने करा था, मान ले तेरे को माइनस के 1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का है, तो बच्चे माइनस के 1.23 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए दिख रहा है तुझे 0.23 है फ्रैक्शनल पार्ट, पर है नहीं। जो है वो ये है कि इसको, जो तुझे दिख रहा है वो 1 में से माइनस कर, तो आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे यही समझा रहे हैं सी वाली प्रॉपर्टी में कि माइनस के 1.23 का आंसर निकालने के लिए 1 माइनस 0.23 करो,
1 में से 0.23 माइनस करोगे तो आप देखो इसको 10 उधर लेके जाएंगे हम, कैरी करेंगे तो ये बनेगा 10 माइनस 3 7, 9 बचेगा, 9 माइनस 2 7 0.77 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर निकलेगा। सी वाले पार्ट में ये समझाया जा रहा है। तो सी वाले पार्ट में इस बात को इस तरीके से लिखा गया है कि अगर x इंटीजर ना हो और x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालना है। माइनस x मतलब कि माइनस ऑफ किसी पॉजिटिव नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर, और इंटीजर नहीं है तो मतलब नेगेटिव नंबर फ्रैक्शनल के साथ है, डेसिमल के साथ है। तो नेगेटिव कोई डेसिमल वाला नंबर हो, जैसे कि मैंने माइनस के 1.23 लिया, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट डायरेक्टली ऐसे निकाल ले, 1 माइनस जो फ्रैक्शनल पार्ट दिख रहा है 0.23 दिख रहा है। और डी वाले पार्ट में ये बोला जा रहा है कि जब तक x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x दोनों बराबर ही हैं। मतलब 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 ही है। 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 ही है। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 1.2 नहीं है ना, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। मतलब जो आपने अंदर डाला वही बाहर नहीं निकल गया सीधा। बट जब x 0 से 1 के बीच में है तो जो आप x के अंदर, जो आप फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर डालोगे 0 से 1 के बीच में, एज इट इज वही बाहर निकल जाएगा। देख जैसे 0.4 डाला फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो 0.4 ही बाहर भी आ गया। समझ आई बात क्या बोल रहे हैं? ओके जी, डन एवरीबॉडी। बस हमें इन प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी, हमें इन तरीकों से समझनी होंगी ये सब चीजें। पहले आप मेरे साथ चलिए धीरे धीरे, मैं एनालाइज करना सिखाता हूँ इन फंक्शंस को। कुछ क्वेश्चंस करेंगे आप लोग तो यू कैन एनालाइज बेटर। यू हैव टू थिंक विद मी। आई टेल यू हाउ टू थिंक अबाउट दीज फंक्शंस। ओके, लिख लिया मतलब सभी लोगों ने ना। चलिए जी, देखिए द डोमेन ऑफ द फंक्शन, the domain of the function हाँ जी, पहले तो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो एफ एक्स हमें दिया गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसका डोमेन पूछा गया है। सबसे पहली चीज मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी जीआईएफ या फ्रैक्शनल पार्ट में, किसी भी तरीके की? कोई नई कंडीशन नहीं, राइट? ना जीआईएफ की ना फ्रैक्शनल पार्ट की, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहें वो वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे कोई पूछता है तो हमने कहा हमारे दो ही रूल एप्लीकेबल है, या तो रूट वाला या तो डिनोमिनेटर वाला, राइट? तो रूट वाला और डिनोमिनेटर वाले के हिसाब से सोचते हैं तो मुझे लगता है कि दोनों ही, ना तो रूट क्या है, रूट है इसके अंदर, ना ही डिनोमिनेटर है। तो डोमेन की अगर बात करें तो ऑल रियल नंबर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो वैल्यू रखना चाहें वो रख सकते हैं। क्या आप करेंगे सॉल्व? हाँ जी, 1 अपॉन फ्रैक्शन, वो 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। क्या कंडीशन लगनी चाहिए डोमेन की?
मंजी बताएंगे आंसर? उनीब? सर जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो नहीं होना चाहिए? एक्स सर ग्रेटेस्ट, यस, नहीं मतलब वो GIF ऑफ एक्स, यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जीरो कब होगा, बता सकता है ये बात मुझे? एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए जीरो है, ऐसे सोच। एक तो जीरो के लिए ही जीरो है, सर 0 से 1। 0 से 1, तो क्या होना चाहिए आंसर हमारा? x belongs to all real numbers except 0 to 1, या फिर इसी चीज को हमें ऐसे लिखना चाहिए इन अ बेटर वे, x belongs to minus infinity x belongs to minus infinity to 0, 0 to 1 में 0 to 1 ऐसे होगा, x belongs to minus infinity to 0 union 1 to infinity, ये सारी वैल्यूज हम रख सकते हैं। ये इसका डोमेन होगा। सिमिलरली क्या आप इसका डोमेन बता सकते हैं मेरे को? क्या होगा 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन? यशिका? Sir, x should not be an integer. x should not be an integer, right? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो होगा कब? जब x हमारा इंटीजर होगा। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट i इंटीजर्स, ये आंसर होना चाहिए। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स नहीं हो सकता। ओके, चलिए जी, फिर इसका भी बताइए। दिस इज ऑल्सो, हाँ जी, आपको बताया जाएगा पहली चीज तो हर बार, ये GIF है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, सॉरी माय बैड, आपको हर बार इन्फॉर्म करा जाएगा। जब तक इन्फॉर्म ना करा जाए, और सपोज कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर भी लिए बट इन्फॉर्म नहीं करा गया हमें कि ये GIF और फ्रैक्शनल पार्ट है, तो वी वॉन्ट कंसिडर दैट, नो, as long as it's not specified, unless it is not specified, clearly specified, explicitly stated कि भाई ये GIF है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, आप खुद से assume कभी नहीं करेंगे। मैथ्स में कभी कुछ खुद से assume नहीं करना है, जो वो देगा इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम सॉल्व कर रहे होंगे कोई भी चीज। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अभी तो हमने क्योंकि पढ़ाई था ये, तो इसलिए मैं देना भूल गया, बट अदरवाइज आपको हर बार टेस्ट में या कभी भी असाइनमेंट में हमेशा मेंशन होगा। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यूज करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन करेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन करेंगे। सो fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, क्या होगा इसका डोमेन? सिद्रा बिल्कुल करेक्ट है। नहीं, इट कैन बी जीरो एज वेल। तो भाई यहाँ पे आया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यही तो होगा इसके सॉल्यूशन में, डोमेन के लिए कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए।
डिनोमिनेटर 0 तब होगा जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 के बराबर हो। और क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 के बराबर हो सकता है कभी? कभी भी नहीं, नेवर। मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। आप x को कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 के बराबर नहीं हो सकता कभी, नो। अच्छा जी, आप जरा करिए और 2-3 क्वेश्चन फिर। चलिए सॉल्व करिए। GIF ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 3 और इस पूरे के ऊपर रूट fx इज इक्वल्स टू GIF ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 4 टाइम्स GIF ऑफ x प्लस 3। क्या पहचान पा रहे हैं ये GIF की क्वाड्रेटिक है, GIF ऑफ x की। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन GIF ऑफ x और हमें दिया गया रूट के अंदर पूरा क्वाड्रेटिक, तो आप इसका डोमेन निकाल सकते हैं। फाइंड आउट करो, बताओ। हम वेटिंग। अगर अभी तक भी आप सॉल्व नहीं कर पाए इसको, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप GIF ऑफ x को y रख सकते हैं और तब सॉल्व कर सकते हैं पहले y की टर्म्स में। जो y का आंसर निकलेगा उसको फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो रूट इन्वॉल्व है, रूट के अंदर का पूरा एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, which is GIF of x square minus 4 times GIF of x plus 3 greater than equal to 0। वैसे तो आपको यहाँ से भी समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये एक GIF of x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वी वांट टू असाइन अ न्यू वेरिएबल टू GIF of x, तो आप वो भी कर सकते हैं। You can assign this variable as y, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3, इसके फैक्टर होंगे y माइनस 3 इंटू y माइनस 1। मैं y की तरह ही देख रहा हूँ इसको, बस लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, कि मेरे को 2 स्टेप नहीं करने, काम तो वही है ना, y लिखो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लिखो। I am comfortable with greatest integer function of x minus 3 into greatest integer function of x minus 1, क्योंकि बात वो भी वही बता रहा है। तो ये बनेगा हमारे पास, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है तो इसके लिए हमें वेवी कर्व बनाना पड़ेगा। वेवी कर्व इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के लिए बन रहा है। मतलब कि 1 3 सब वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। हमने यही चीज मॉडुलस ऑफ x के लिए भी ऑलरेडी कर चुके हैं। हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये पोर्शन अपना है या तो ये पोर्शन अपना है। इसका मतलब आंसर आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आंसर या तो लेस देन 1 हो सकता है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि x 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। और इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कुछ भी हो सकती है, which implies that domain belongs to
माइनस इंफिनिटी टू 2 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3 टू इंफिनिटी। आप कोई भी वैल्यू इससे इसके बीच में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू विल गेट द आंसर एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव आंसर, अ रियल नंबर। यू वोंट गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज जो अंदर रूट के नंबर बन रहा होगा वो पॉजिटिव ही बनेगा। जी आपका कोई भी डाउट हो प्लीज feel free to ask anytime. Again similar type of problem, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया बस, फिर डिनोमिनेटर में दे दिया इसको। रूट है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक ही है, पर पिछली बार तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी। इस बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकती डिनोमिनेटर में। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया बस। सॉल्व करिए। जी आया आंसर। कोई भी जो जहां तक भी पहुंचा हो एंड तक मेरे को आंसर बता सकते हैं। कैन आई रिमूव दिस स्लाइड पूरी? हाँ जी हमजा, कहाँ तक पहुंचे क्वेश्चन? सॉल्व हुआ कुछ? यस सर, भेज रहा हूँ आंसर।
ये सॉल्व करना था। व्हाट अबाउट नोहा एंड सिद्रा? देखो ये क्वाड्रेटिक ही थी एक्स में, जीआईएफ ऑफ एक्स में, सॉरी। सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। उनीब यस सर। हुआ सॉल्व? नहीं सर अभी कर। यशिका? सर अभी नहीं हुआ। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो या तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप पुट कर दीजिए जीआईएफ ऑफ एक्स को वाई के बराबर। तो आप इसी इक्वेशन को ऐसे भी देख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। सॉल्व करें तो वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, y माइनस 3 y प्लस 2 हमारे पास बनते हैं फैक्टर्स। और फिर हमने माइनस टू और 3 पकड़ते हुए क्रिटिकल पॉइंट्स जीआईएफ ऑफ एक्स का बना दिया वेवी कर्व। देखो यार यहाँ तक तो हमें वही काम करना है, नॉर्मली सिंपल जो हम करते आ रहे हैं। थोड़ा सा गलत है, समझे? एक सेकंड, क्या वजह है? हाँ, थोड़ा गलत है। तो ये वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस प्लस वाई का कोफिशिएंट दोनों जगह पॉजिटिव है, हमें चाहिए पॉजिटिव, यानी कि y की वैल्यू या तो -2 से छोटी हो सकती है या फिर y की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है, इक्वल्स टू नहीं आएगा बस। तो आंसर जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू -2 से छोटी या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू 3 से बड़ी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू -2 से छोटी, n से छोटा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो x की वैल्यू n से छोटी हो सकती है -2 से। -2 से छोटी कुछ भी होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 से बड़ा कभी नहीं होगा, -1 माइनस सॉरी -3 -4 -5 यही आएगा कुछ। और 3 से बड़ा चाहिए तो x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, 4 या 4 से बड़ी। तो आंसर ये होना चाहिए था -∞ to -2 यूनियन 4 to ∞। बिल्कुल आप पूछ सकते हैं अभी भी कोई भी डाउट, आपको कहीं भी कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर स्टेप या फिर पूरी बात क्या किया हमने समझना ही है तो आस्क मी। एक और सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम, अगर आपको अभी बात समझ आई है तो इसका आंसर दीजिए।
सारी चीजें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स में आपको क्वाड्रेटिक दे रहा हूँ। आप देखिएगा ध्यान से, पूरे फंक्शन का रिवीजन करेंगे जब, तो आपको ना हर तरीके की क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी सिखाएगी ये। हर तरीके के फंक्शन में क्वाड्रेटिक बन सकती है, हर जगह क्वाड्रेटिक आ रही है, लगातार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल ही रहा है। तो एक पार्ट जो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना अलग अलग फंक्शंस के। वेविगर बनाओ इसका। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, डायरेक्टली फैक्टर्स निकलेंगे इसके। हाँ जी, इस वाले स्टेप पे पहुंच के मेरे को आंसर बता देना जरा, इससे नेक्स्ट स्टेप में आप गलती कर सकते हो। क्या ये आया आंसर अभी तक किसी का भी? ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन किससे छोटा किससे बड़ा होना चाहिए? मतलब नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व हुई होगी ना, देखो हमारे पास। इसके फैक्टर्स ये बनेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 5 और 2 है, 5 to 7, 5 to 2। इसका मतलब ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि पॉजिटिव वाला पार्ट चूज करना। दो क्रिटिकल पॉइंट्स है -2 -5, तो -5 से छोटा होना चाहिए या -2 से बड़ा होना चाहिए GIF। आप प्रॉपर्टी यूज करो, GIF अगर -5 से छोटा तो x की वैल्यू -5 से छोटी, GIF -2 से बड़ा तो x की वैल्यू -1 से बड़ी या इक्वल। एक ज्यादा से, -2 से एक ज्यादा होता है -1, यानी कि x या डोमेन -∞ से लेके -5 यूनियन
-1 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। यशिका, ये बात समझ आई कि नहीं, कैसे हम कर रहे हैं सॉल्व? Yes, sir. हमजा, नोआ, सिद्रा, Yes, sir. Yes, sir. ओके। चलिए आप कुछ और थोड़े डिफिकल्टी लेवल में अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक हमारे मोस्टली जेई मेंस के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं जो नॉर्मल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल की, यानी कि 7 एंड अबव डिफिकल्टी लेवल अगर हम डिस्कस करें आउट ऑफ 10, या जेई एडवांस के क्वेश्चंस की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि 2-2 3-3 फंक्शंस मिक्स होके आएंगे। मतलब सिर्फ जीआईएफ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा, इसके साथ मे बी ट्रिग्नोमेट्री मिक्स कर दें, मे बी लॉगरिथम मिक्स कर दें। इस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। वैसे तो हम पढ़ेंगे, यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा 11th के डोमेन एंड सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन का। वैसे तो हमने आपको काफी डिटेल में पढ़ा है डोमेन, ये सॉरी रिलेशंस एंड फंक्शंस, बट स्टिल थोड़ा पार्ट अभी और बचा हुआ है जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। वैसे ज्यादा पार्ट होता है 12th क्लास के लिए, बट आपको पहले ही ज्यादा पार्ट 11th में पढ़ा दिया जाता है। मतलब मैं इस तरीके से ही पढ़ाता हूँ क्योंकि इसकी आपको काफी जरूरत पड़ेगी, और जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी रिलेशंस एंड फंक्शंस की होगी, उतना ही स्ट्रांगली आप 12th में जा रहे हो, ये समझिए। कि 12th में पूरा रिलेशन एंड फंक्शन पे बेस्ड बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा पार्ट है जो कैलकुलस का होगा। तो आप जितना भी आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है और बहुत बड़ा भी पढ़ा है, बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, आप बहुत, आप नहीं बचा है कुछ, बस अब आज के क्वेश्चंस बचे हैं और एक छोटा सा 20 मिनट का टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बचा है। इसमें कोई लोड नहीं है, बहुत ईजी, कुछ नहीं। वहाँ पे तो बस आपको कुछ चीजें सिखाएंगे जो आप ऑलरेडी जानते हो, बस आपको सिस्टमेटिकली थोड़ी सिखानी है। तो इसको आप पूरा रिवाइज जरूर करिएगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया भी गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं हर बार आपको, अलग अलग फंक्शन से रिलेटेड भी 15 से 20 क्वेश्चन हमने करे हैं हर बार, विच इज अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। तो इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे गए हैं। अभी और कुछ डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस और अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए हमें ये सारी बेसिक बातें पता होनी चाहिए थी। जितना चीज अभी तक हमने पढ़ा है ये सब हमें समझ आनी चाहिए, तब हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। तो अगर कोई भी अभी डाउट है आप पूछ सकते हो। सिद्रा, ये टॉपिक क्लियर है ना अभी तक जितना भी पढ़ा है? अगर आपका कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो कैन आई रिमूव दिस? सभी लोग लिख चुके हैं। चलिए जी, लिखिए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ। अब हम डोमेन रेंज दोनों निकालेंगे। थोड़ा चीजों को डिफिकल्ट कर देंगे बस। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ log fractional part of x. Find the domain and range of log fractional part of x. यानी कि आपको इसका रेंज भी अगर बोलता तो भी हमें डोमेन निकालना ही पड़ जाता, बट उसने हमसे दोनों चीजें पूछी, डोमेन भी और रेंज भी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) = log fractional part of x। चलिए जी, डिस्कस करते हैं इसको। हमें दिया गया log fractional part of x, यानी कि log का जो इनपुट है वो सिर्फ x नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
अब इसको समझिए मेरे साथ। सबसे पहले तो डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में हमारे पास दो यूनिवर्सल कंडीशंस हैं, रूट वाली और डिनोमिनेटर वाली। ना ही तो यहाँ पे रूट है ना ही यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो यूनिवर्सल कंडीशन का तो कोई काम नहीं। अब चलते हैं स्पेसिफिक फंक्शन पे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की तो अपनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसका तो कहना है आप जो एक्स मुझे दोगे, जो वैल्यू दोगे आप मुझे, मैं ले लूंगा खुशी खुशी, उस पर कोई ना कोई आंसर ही दूंगा आपको। पर लॉग का कहना है कि लॉग की अपनी कंडीशन है कि मेरा बेस जो भी आप बेस दे रहे हैं मुझे, और इनपुट दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। बेस तो हमें दिखाया नहीं गया, तो हम बेस को ई मान सकते हैं, ई कंसिडर कर सकते हैं कैलकुलस में। जब भी हम बेस नहीं दिखाया गया, या तो ई या तो 10, जो आप चाहें। अगर उसने नहीं दिया तो इसका यही मतलब रहा होगा पहली बात तो, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टू बी ऑनेस्ट। और अगर आपको नहीं, आपको चाहिए ही है, लेना ही है बेस, तो आप ई ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं। ई के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 2.73 वैल्यू होती है इसकी, आप 10 ले लीजिए फॉर सिंप्लिसिटी। तो बेस तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, बेस की तो कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ इनपुट की कंडीशन लगेगी। इनपुट ऑफ लॉग which in this case is fractional part of x should be greater than 0. Input of log should be greater than 0. In this case the input is fractional part of x, so fractional part of x should be greater than 0. अब fractional part of x greater than 0 चाहिए, तो हमने कहा fractional part of x तो हमेशा greater than 0 ही होता है, बस equals to 0 भी हो सकता है, राइट? तो x की वैल्यू इंटीजर के अलावा आप कुछ भी रखिए चलेगा। अगर आप इंटीजर रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो लॉग के अंदर इनपुट 0 नहीं रख सकते। अच्छा, बाय द वे, लॉग के अंदर इनपुट 0 नहीं रख सकते, बट अगर लॉग के अंदर इनपुट 0 रखेंगे तो आंसर होगा क्या? लेट्स थिंक अबाउट इट। देखिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ इससे पहले। एक तो ये मैं आपको जो लिखवाने वाला हूँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ अगर लॉग के अंदर आप नेगेटिव नंबर को इनपुट देते हैं तो आंसर जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब किसी ए की कॉम्प्लेक्स पावर अगर आप लेंगे तो आंसर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव पावर्स, रियल पावर्स लेते हैं तो आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा ही, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही देते हैं। तो जब भी लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर डालेंगे तो आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं लॉग के अंदर अगर 0 डालते हैं तो आंसर क्या आएगा। लेट्स थिंक अबाउट दिस। लॉग 0 बेस 10, लॉग 0 बेस 10 का क्या मतलब है? लॉग की डेफिनेशन तो हम जानते ही हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है लॉग 0 बेस 10 को फिजिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हमने पढ़ा है लॉग। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन log 0 base 10? उन्हीं log 0 base 10 मेरे को याद है, अभी भी तूने उससे लॉगरिथम समझा था, तो तेरे को समझ आई थी ये बात कि लॉग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सर 10 to the power y would be 0, तो फिर तो हमें यही समझना है ना कि 10 की कौन सी पावर 0 होगी, राइट? सर ये कोई नेगेटिव नंबर होगा बड़ा। नेगेटिव नंबर होगा, कितना बड़ा? बहुत सर बड़ा, माइनस माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी होगा, राइट? भाई आप देख सकते हैं 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर हम लेंगे तो इसका मतलब यही है ना, देखो 1/10 की पावर इन्फिनिटी, 10 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब हुआ 1/10 की पावर इन्फिनिटी, एंड 10 टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1/infinity विच इज 0। तो अगर log 0 बेस 10 की बात करूं तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी, कि 10 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब एक और मान लो, इसका ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, log 0 बेस हाफ,
हाफ की कौन सी पावर 0 हो जाएगी? क्या ये भी माइनस इंफिनिटी होगा? अच्छा, मैं आपको 1/2 की पावर इंफिनिटी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 1/2 की पावर इंफिनिटी, 1 टू द पावर इंफिनिटी, 1 की पावर अगर इंफिनिटी ली गई है तो 1 ही होगा आंसर। 1 की पावर इंफिनिटी का यही तो मतलब है कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स कर रहे हो, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, विच इज 1। तो 1 तो अपनी अपने से जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा 1 ही मिलता जाएगा, चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर इंफिनिटी। I can write this like 1/2 to the power infinity. Now 2 की पावर इंफिनिटी का क्या मतलब है? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 up to infinite times। एक बार 2 मल्टीप्लाई होता है तो डबल हो जाता है, 4, फिर 8, फिर 16, नंबर बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम पे इंफिनिटी बन जाएगा, यानी कि 1/infinity बन जाएगा 0। या ऐसे समझो कि 1/2 की आप बहुत बड़ी पावर ले रहे हैं, तो 1/2 की जितनी बड़ी पावर लेंगे नंबर उतना ही तो छोटा होता जाएगा। जब नंबर 0 से 1 के बीच में होता है, जितनी बड़ी पावर नंबर उतना छोटा। सो log 0 अगर आपने इनपुट दिया है log को, तो ये मैटर करता है बेस पे कि आंसर क्या होगा। आंसर होगा माइनस इंफिनिटी अगर आपका बेस है 1 से बड़ा। जैसे कि 10 की कौन सी पावर 0 बनेगी? माइनस इंफिनिटी बनेगी। बट आंसर होगा इंफिनिटी अगर आपका बेस है 1 से छोटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हैं दोनों पॉइंट्स। अगर log का इनपुट होता है 0 तो आंसर क्या है, और log का इनपुट होता है नेगेटिव नंबर तो आंसर क्या है? अब हम डोमेन तो इसका निकाल चुके हैं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर्स। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज निकालने के लिए जब भी आप इन सब फंक्शंस की रेंज निकाल रहे हो, लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x या फिर sin x या फिर cos x, तो इन केसेस में ना आप हमेशा रेंज निकालना जब शुरू करो तो इन्हीं से ही शुरू करो, इन छोटे छोटे फंक्शन से, और जो भी बड़ा फंक्शन दिया हुआ है उसको हम बाद में बना लेंगे। सो यहाँ पे हमें दिया गया है कि log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज निकालनी है, तो log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज निकालने के लिए आप शुरू करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू से। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 के बीच में है। वैसे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में होता है, इंक्लूडिंग 0, बट इन दिस केस वी कांट इंक्लूड 0, वी हैव टू एक्सक्लूड इट, क्योंकि log का इनपुट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब यहाँ पे हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 से 1 के बीच है, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 1, तो तीनों साइड पे log अप्लाई कर देते हैं। अब log अप्लाई करना वैसे तो हमने इनइक्वालिटी में सीखा था, जब भी हमें log को अप्लाई करना है तो चेक करना पड़ेगा कि log का बेस क्या है। अगर log का बेस है 1 से बड़ा तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी हम अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटीज पे साइन चेंज नहीं होता है। और अगर log का बेस होगा 1 से छोटा तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, तो इन दैट केस साइन चेंज हो जाएंगे इनइक्वालिटी के। बट क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने बेस 10 लिया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था यहाँ पे स्टार्टिंग में, देखो बेस 10 लो या बेस ई लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों ही बेस 1 से बड़े हैं। तो इसीलिए उसने बेस आपको दिया भी नहीं, कि बेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस क्वेश्चन। तो जो एफ एक्स है उसकी रेंज निकालने के लिए मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से शुरू करा क्वेश्चन, तीनों साइड log लगाया। अब देखो इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी, ये एफ एक्स है ही अपना,
and this is 0. So the range of this function fx would be minus infinity to 0, excluding 0. ये होगा आंसर. देखो चले हम सारा पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व बेसिक से ही करा. We have first discussed about fractional part of x, starting from the properties of logarithm, that the input and base of logarithm cannot be negative. तो यहाँ से हमने कंडीशन जो निकाली वो निकाली, fractional part of x should be greater than 0. हमें डोमेन मिला x belongs to real numbers except integers. आप इंटीग्रल वैल्यू नहीं डाल सकते कोई भी x की. In that case log 0 बन जाएगा, which is not defined. और फिर हमने आपको ये छोटी सी ट्रिक बताई कि जब भी आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, GIF ऑफ x, sin x, cos x इनकी क्वाड्रेटिक में डील कर रहे हो या फिर इन इक्वेशंस के साथ डील कर रहे हो, ये इक्वेशंस के अंदर आए हुए हैं चारों चीजों में से कुछ भी, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करो. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच था, आपको log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू चाहिए थी, तीनों तरफ log अप्लाई करा, जो भी आंसर्स आने चाहिए थे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ log, आंसर लिख के रेंज मिल गई. If you have any doubt, please feel free to ask. हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वैसे तो हम. कैन आई रिमूव दिस? ओके, ये नेक्स्ट क्लास तक आपको करके लेके आना है. आपको घर पे सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, फिर हम करेंगे क्लास में. One second. You have to discuss only the domain of this function, not range.
बस ये 4 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आने करके डिस्कस करते हैं फिर, और नेक्स्ट क्लास में आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।